नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है सुमन। प्लेनेट हिस्ट्री पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। हम क्या कर रहे थे? एनसीईआरटी हिस्ट्री के नोट्स की स्टडी कर रहे थे। ये नोट्स आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी काम आ सकते हैं। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एनसीईआरटी से जो क्वेश्चंस आते हैं और 11th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए भी ये नोट्स अभी लॉकडाउन में काम आ सकते हैं पढ़ाई करने के लिए। चैप्टर का नाम है एन एम्पायर क्रॉस द 3 कॉन्टिनेंट्स। चैप्टर 3 है ये क्लास 11 एनसीईआरटी हिस्ट्री का। इस चैप्टर को हम पार्ट्स में डिवाइड करेंगे ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। पीपीटी नोट्स हैं इस वीडियो में, इंग्लिश में बनाए हैं और इसका एक्सप्लेनेशन मैंने हिंदी में किया है। पीडीएफ डाउनलोड इन नोट्स का आपको मेरे फेसबुक पेज से भी मिल सकता है। तो अपना चैप्टर, अपने नोट्स, अपनी पढ़ाई आगे शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए इसे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में। एन एम्पायर क्रॉस द 3 कॉन्टिनेंट्स, एक एम्पायर जो 3 कॉन्टिनेंट्स में फैला हुआ था। एम्पायर का नाम क्या था? एंशिएंट रोमन एम्पायर। 3 कॉन्टिनेंट्स में फैला था। कौन से 3 कॉन्टिनेंट्स थे? यूरोप, एशिया और अफ्रीका। ये इतना बड़ा एंशिएंट रोमन एम्पायर था। यूरोप, यहाँ पर स्पेन, इटली, ब्रिटेन, रोम, यहाँ पर फ्रांस आता है, ग्रीक आता है। ये पूरा का पूरा आज का क्या है? यूरोप है। ये इधर आता है अफ्रीका, साउथ ऑफ अफ्रीका में भी रोमन एम्पायर, और इधर ये एशिया का पार्ट जो आज में अभी ईरान, इराक और सीरिया वाला पार्ट है, तुर्की वाला पार्ट है एशिया का। ये एशियन पार्ट में था। ब्लैक सी और मेडिटेरेनियन सी इन्होंने पूरी तरह से घेरा हुआ था। ब्लैक सी के चारों तरफ भी थे और कैस्पियन सी के इस तरफ बाद में इरानियन एम्पायर था। ठीक है, इसको मैप को अच्छे से देख लीजिए। आगे चलते हैं। सोर्सेस क्या है इतने बड़े एम्पायर को स्टडी करने के लिए? टेक्स्ट है, डॉक्यूमेंट्स है और मटेरियल रिमेन्स है। टेक्स्ट कौन से है? उस टाइम पे जो रोमन एम्पायर के लोग थे वो अपना ईयरली डॉक्यूमेंट्री करते थे, अपना हिस्ट्री लिखते थे, पूरी सालाना हर साल की एक्टिविटीज और सब कुछ जो होता था वो एनल्स में लिखते थे, द एनल्स ऑफ द वर्ल्ड। ये इनकी आदत थी। डॉक्यूमेंट्स क्या है? इंस्क्रिप्शंस जो पत्थरों पर खुदी हुई है, और डॉक्यूमेंट्स दूसरे हैं पेपायरस स्क्रोल। पेपायरस इजिप्टियन सिविलाइजेशन में भी यूज होता था। पेपायरस रोमन सिविलाइजेशन के लोग भी यूज करते थे, जो वेल्दी क्लास थे उस पे लिखने के लिए। पेपायरस एक ट्री होता है, उससे ये बहुत ही मोटा पेपर जैसा बनाते हैं जिसको पेपर की तरह यूज करके उस पर लिखते हैं, एक जगह से दूसरी जगह संदेश वगैरह भेजने के लिए। ऐसे स्क्रोल्स वगैरह आपने मूवीज वगैरह में देखेंगे कि गोल गोल स्क्रोल करके उस पर धागा बांध देते हैं, है ना। मटेरियल रिमेन्स क्या है? बिल्डिंग्स हैं उनकी, मॉन्यूमेंट्स हैं उनके, कॉइन्स सब राजाओं के अलग अलग थे और पॉटरी इन सब से। तो आगे बढ़ते हैं। द 2 मोस्ट पावरफुल एम्पायर्स। ये जो टाइम पीरियड रोमन एम्पायर का था उस टाइम पे इरानियन एम्पायर भी था उनके ईस्ट की तरफ, और ये दोनों एम्पायर के बीच में जो बफर जोन था, यहाँ पर ये कभी रोमन एम्पायर के हिस्से में आ जाता था तो कभी इरानियन एम्पायर के हिस्से में आ जाता था। 2 एम्पायर्स दैट रूल बिटवीन बर्थ ऑफ क्राइस्ट, क्राइस्ट के बर्थ से शुरू होकर 0 से एंड 630 सीई, मतलब 630 साल तक ये दोनों जो आपस में डायनेस्टीज थी, एम्पायर्स थे, रूल करते रहे थे, रोम और ईरान के। और आपस में इनकी ज्यादातर हिस्ट्री ये राइवल्स थे एक दूसरे के लिए, और ज्यादातर अपनी पूरी हिस्ट्री में ये एक दूसरे से लड़ते ही रहते। Roman and Iranian were neighbors separated by a narrow strip of land that ran along the river Euphrates. रिवर टिग्रीज और यूफ्रेट्स आपने मेसोपोटामियन हिस्ट्री में देखा होगा, चैप्टर 2 है 11th क्लास का। यहाँ पर यहाँ पर ये नदी आती है जो आगे पर्शियन गल्फ में उतर जाती हैं दोनों नदियाँ। तो यहाँ इन दोनों की बॉर्डर लगती थी और ये वाला जोन आपस में कभी दोनों एम्पायर के बीच बीच के हिस्से में आता रहता था। ठीक है, तो क्वेश्चन एक ये भी आता है, रोमन और इरानियन एम्पायर में जो डिफरेंसेस थे क्या क्या थे। रोमन एम्पायर का जो फैलाव था कहाँ तक था? स्पेन से लेके सीरिया तक और राइन डैन्यूब से लेके सहारा डेजर्ट तक, और ईरान का कैस्पियन सी के साउथ में और अरेबिया से अफगानिस्तान तक। मैप में देखते हैं, ये इधर आता है स्पेन और यहाँ पर आ जाता है सीरिया। तो यहाँ से लेके यहाँ तक सीरिया तक,
और नॉर्थ में राइन और डेन्यूब, यहाँ पर दोनों रिवर्स है। ये रिवर्स के साउथ में और अफगान अफ्रीका में सहारा डेजर्ट आता है, उसके नॉर्थ की तरफ नॉर्दर्न अफ्रीका इनके हिस्से में था। और बीच में आता है यहाँ पर मेडिटेरेनियन सी। तो मेडिटेरेनियन सी के चारों तरफ इन्होंने पूरा का पूरा घेराव किया हुआ था, अपने कब्जे में था इनका मेडिटेरेनियन सी रोमन एम्पायर के। ये ब्लैक सी है और यहाँ पर कैस्पियन सी। कैस्पियन सी के साउथ में इरानियन एम्पायर है और यहाँ पर अरेबिया और इधर अफगानिस्तान भी, जब दूसरी डायनेस्टी थी इरानियंस की सैसनेट, वो उनके हिस्से में भी आया था। अफगानिस्तान तक भी इनका फैलाव हो गया था। ठीक है। रोमन एम्पायर हैड अ डाइवर्स पॉपुलेशन। इतना बड़ा एम्पायर था, देखो ये पूरा का पूरा यूरोप, एशिया, अफ्रीका, तो इसकी पॉपुलेशन और इसका कल्चर बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी थी इनके एम्पायर में, जबकि इरानियन में इतना डाइवर्स नहीं था। इरानियन सिविलाइजेशन जो थी, पार्थियंस और सैसनेट दो डायनेस्टीज ने ज्यादातर टाइम पे ईरान पे इन लोग दोनों डायनेस्टी ने रूल किया था। रोमन एम्पायर वाज अ वैरायटी ऑफ टेरिटरीज एंड कल्चर्स बाउंड बाय द कॉमन सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। लेकिन यहाँ पर जो गवर्नमेंट का सिस्टम था, जो एम्पायर था, वो एक ही था। यहाँ पे ऐसा डायनेस्टीज नहीं बदलती थी ईरानियन एम्पायर की तरह। Many languages were spoken in the Roman Empire, but for the administrative purposes, only Greek and Latin were used. इतने बड़े एम्पायर में बहुत सारी लैंग्वेजेस थी रोम में, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए और रिटर्न ज्यादा उसके लिए ग्रीक और लैटिन यूज होती थी, और इरानियंस की लैंग्वेज थी पर्शियन लैंग्वेज। All the people in the Roman Empire were subject of single ruler, the emperor. एक ही राजा के नीचे सारी प्रजा होती थी, और इनकी जैसे देखा था ईरानियन में अलग अलग डायनेस्टीज थी, रोमन में ऐसा नहीं होता था। ये चाहे कोई भी लैंग्वेज बोलते हो, चाहे कहीं भी रहते हो, एक ही रूलर के अंडर सारे के सारी जनता आती थी। ठीक है। द एक्सटेंट ऑफ रोमन रिपब्लिक एंड रोमन एम्पायर। अब ये जो रोमन एम्पायर था इतना बड़ा, ये टाइम के साथ साथ फैला था। ये इनका टाइम पीरियड है कि कब से धीरे धीरे ये फैला हुआ था। यहाँ पर रोम आता है, इटली में शहर, वहां से रोमुलस एक व्यक्ति थे जिन्होंने रोम राज्य की स्थापना की थी। 218 बीसी में ये जो डार्क पिंक कलर का जो एरिया है यहाँ तक था। फिर ये बाकी 133 बीसी तक ये एरिया भी रोमन एम्पायर में, रोमन रिपब्लिक में आया था। 44 बीसी तक आते रोमन एम्पायर हो गया था। और कौन सा एरिया? ये दोनों येलो कलर के, ये वाले और ये वाले भी रोमन एम्पायर में आए। आफ्टर 14 एडी ग्रीन कलर, यहाँ पर ब्रिटेन है, एशिया है, अफ्रीका का काफी सारा पार्ट है, ये भी इसमें आया। और 115 से 117 तक ये वाला एरिया जो ईरान और रोमन के बीच में जिस पर लड़ाई होती थी, ये रोम के हिस्से में था। ठीक है। तो जो रोम का एम्पायर है वो आपने देखा धीरे धीरे बहुत लंबे टाइम तक चला था। वो धीरे धीरे कैसे फैला था, और इस चैप्टर में हम जो रोमन एम्पायर की बात करने वाले हैं, वो सारा का सारा रोमन एम्पायर 27 से 7 एडी, 27 बीसी से 7 एडी तक हम इसमें पढ़ने वाले हैं। बाकी रोम की हिस्ट्री बहुत बड़ी है। रोम एम्पायर, जब रोम मोनार्की शुरू हुई थी तब रोम एम्पायर नहीं था। रोम मोनार्की 3 फेजेस आते हैं रोमन हिस्ट्री के। पहले रोमन मोनार्की 753, जब रोम शहर की स्थापना हुई थी और वहां का राजा बना था, मोनार्की वहां पर थी 509 तक। 509 के बाद 506 में रोमन रिपब्लिक, वहां के राजा को हटा के रिपब्लिकन गवर्नमेंट इन्होंने बनाई। और जैसे राजा तो था ही, लेकिन वो सिर्फ अकेला राजा नहीं था। जैसे पार्लियामेंट्री सिस्टम जैसा होता है, उसमें सीनेट्स थे राजा को सलाह देने के लिए। जैसे यहाँ पर होते हैं एमएलएज वगैरह, सीएम वगैरह, बहुत सारे लोग होते हैं जो पार्लियामेंट में बैठते हैं। वैसे वहां पर एक सभा होती थी जिसमें सीनेट्स, जो अपर क्लास और बहुत वेल्दी क्लास होता था, वो रिपब्लिकन, रोमन रिपब्लिकन में थे। 506 बीसीई से 27 बीसीई तक था ये। उसके बाद रोमन रिपब्लिक भी धीरे 27 बीसीई के बाद खत्म हो गया था। और उसके बाद अभी जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं रोमन एम्पायर, वो 27 बीसीई से शुरू हुआ था और 7 एडी तक रहा था। अब ये जो रोमन एम्पायर है, इसके भी 2 पार्ट हैं इस चैप्टर में, अर्ली रोमन एम्पायर और लेट रोमन एम्पायर। अर्ली रोमन एम्पायर जो 27 बीसीई से 3rd एडी तक है,
जिसको ऑगस्टन एज भी कहा जाता है, और 4th से 7 एडी तक जो लेट रोमन एम्पायर है उसको बाइजेंटाइन एम्पायर भी कहा जाता है। ये दो रोमन एम्पायर के जो दो पार्ट हैं, अर्ली और लेट, ये हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। अब इसको थोड़ा सा और इजी समझने के लिए ऐसा पार्ट्स में डिवाइड करते हैं इसको। ये जो था रोमन मोनार्की और रोमन रिपब्लिक, ये ऊपर वाला है। यहाँ से रोम इज फाउंडेड 753 बीसी। रोमुलस ने सबसे पहले रोम शहर की स्थापना की, और वहां से 509 तक क्या था, रोमन मोनार्की था, ये वाला जो टाइम पीरियड है। यहाँ से रोम बिकम रिपब्लिक, और रिपब्लिक 27 बीसी तक रहा था। इस चैप्टर में इतना है नहीं, लेकिन ये सब हम पढ़ने वाले नहीं है, लेकिन रोम का थोड़ा सा बैकग्राउंड समझने के लिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ये मैं आपको बता रही हूँ। ये 27 बीसी तक रोम रिपब्लिक एंड हुआ, और फिर ये जो नीचे वाला हिस्सा है ये हम इसमें पढ़ने वाले हैं। 27 से रोम एम्पायर बिगिंस, वापस रिपब्लिकन गवर्नमेंट खत्म होके एक राजा आया और एम्पायर शुरू हुआ रोमन एम्पायर को 27 बीसी से। और 476 एडी तक। अब यहाँ पर है अर्ली रोम एम्पायर 27 से 3rd एडी तक है, जो ऑगस्टन एज था। ये कहा था जब यहाँ तक 3rd सेंचुरी तक रोम स्प्लिट इनटू 2 एम्पायर्स, जो इतना बड़ा रोम एम्पायर था वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया था। ये जो है ये अर्ली रोम एम्पायर है, यहाँ तक का रोम स्प्लिट इनटू 2 एम्पायर्स, जब तक ये पूरा का पूरा रोम एम्पायर दो पार्ट में नहीं डिवाइड हो गया था। इस तरीके से जो ये पूरा रोम एम्पायर था, जो ईस्टर्न और वेस्टर्न दो पार्ट में डिवाइड हो गया था। ईस्टर्न जो था वो बाइजेंटाइन एम्पायर बाद में कहलाया था, और वेस्टर्न जो था वो रोम एम्पायर, वो धीरे धीरे डिक्लाइन होना शुरू हो गया था स्प्लिट होने के बाद से। तो वो लेट रोमन एम्पायर, ये वाला जो फेज है जब ये दोनों डिवाइड हो जाते हैं, उसको हम लेट रोमन एम्पायर के तरीके से पढ़ते हैं। तो लेट रोमन एम्पायर कहाँ है, 4 से 7 एडी तक। ये 4th यहाँ से शुरू होता है। इसमें जो दो राजा थे कॉन्स्टेंटाइन, इसमें हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट में दोनों राजा। यहाँ से 27 से 284 तक कौन सा है, ऑगस्टस एज है। ये पीछे वाला जब तक एंशिएंट रोम फॉल नहीं होता है, यानी कि एग्जैक्ट रोम जो शहर था यहाँ पर, ये वेस्टर्न एम्पायर जहाँ जब तक खत्म नहीं होता है, फॉल नहीं होता है, वो 5th तक होता है। और ईस्ट वाला जो था वो 5th के बाद और 2 सेंचुरी तक चलता रहा था, 7th तक। ठीक है, समझ में आ रहा है ना आपको। रोम स्प्लिट इनटू 2 एम्पायर्स, 2 एम्पायर में डिवाइड हुआ। यहाँ से यहाँ तक लेट रोमन एम्पायर है। 5th सेंचुरी तक फॉल ऑफ एंशिएंट रोम, ये रोम डिवाइड हो गया। 5th सेंचुरी तक ये पूरा पार्ट खत्म हो गया था रोम एम्पायर का, इधर वाला पार्ट, और ये वाला जो पार्ट था वो और थोड़े टाइम तक चलता रहा था, 8th सेंचुरी तक, 7th सेंचुरी तक। ठीक है, ये फेजेस समझ में आए। अभी हम जो अर्ली और लेट रोमन एम्पायर पढ़ने वाले हैं। अब एम्पायर के बाकी चीजों को देखते हैं। द 3 मेन प्लेयर्स इन द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ द एम्पायर, एम्परर, सीनेट और आर्मी। जो पूरा एम्पायर था उनको चलाने वाले जो लोग थे वो कौन थे, एक एम्पायर था, दूसरा सीनेट था, और एक आर्मी थी। एम्परर कौन था, सोर्स ऑफ अथॉरिटी, जो सबसे बड़ा था राजा। सीनेट बॉडी ऑफ वेल्दी फैमिलीज, जो बहुत ही वेल्दी फैमिलीज हैं वो मिलकर एक पार्लियामेंट जैसा फॉर्म बनाती थी। रिपब्लिकन जो था उसमें ये सारे सीनेट बैठते थे और राजा को सलाह देते थे। इनका राजा के ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव था, राजा अपने आप से कुछ भी नहीं कर सकता था बिना इनके सलाह लिए। और आर्मी, जो बाकी के सारे ये सीनेट और एम्परर डिसाइड करते थे, उनको बाकी लोगों पर फॉलो करवाने के लिए आर्मी काम करती थी। ये पेड और प्रोफेशनल थी, इनको तनख्वाह दी जाती थी। ठीक है, तो जो ये सिस्टम है एम्परर, सीनेट और आर्मी का, ये कहाँ तक था, यहाँ रिपब्लिक तक था। रिपब्लिक खत्म हुआ तो सीनेट की पावर खत्म हुई, और यहाँ पर सीनेट की पावर खत्म होकर सिर्फ राजा और आर्मी का रह गया था। वो रोमन एम्पायर यहाँ से शुरू होता है, जब सीनेट की पावर, ये जो 3 पार्ट है इसमें सीनेट की पावर खत्म होती है, रोमन एम्पायर
इसको हम मेन पढ़ने वाले हैं, जबकि इसमें सीनेट भी थोड़ा बहुत हम इस चैप्टर में देखेंगे कौन थे कैसे थे। ठीक है, फीचर्स ऑफ रोमन आर्मी। रोमन जो आर्मी थी उसकी क्या खास बातें थी? पेड और प्रोफेशनल थी, अच्छे से ट्रेंड थे ये लोग, और इनको अपना सैलरी अलग से दिया जाता था, और इसके कारण इनको सैलरी मिलने के कारण ही ये इतने ट्रेंड थे, और 25 साल तक इनको अपनी सर्विस कंपलसरी, जैसे रिटायर होने तक 25 साल तक इनको अपनी सर्विस एज अ सोल्जर एम्पायर के लिए देनी होती थी। द एग्जिस्टेंस ऑफ पेड आर्मी वाज अ डिस्टिंक्टिव फीचर। डिस्टिंक्टिव फीचर था रोमन आर्मी का पेड आर्मी, इसलिए क्योंकि वो एज अ वर्कर राजा के लिए काम करते थे। आर्मी वाज द लार्जेस्ट सिंगल ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ द रोमन एम्पायर। इतने बड़े रोम एम्पायर की जो आर्मी थी वो एक ही तरीके से ऑर्गेनाइज होती थी, उसमें डिविजन्स नहीं थे कि अलग तरह की आर्मी, अलग जगह पर जो आर्मी है वो अलग तरीके से ऑर्गेनाइज्ड है। इट हैड द पावर टू डिसाइड द फेट ऑफ द एम्परर्स। आर्मी के ऊपर जो सीनेट और आर्मी थी उन दोनों का राजा पर बहुत ज्यादा प्रभाव था। द आर्मी हैज हेटेड बाय द सीनेटर्स। अब ये जो सीनेटर्स थे और जो आर्मी थी वो आपस में एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि सीनेटर्स की सलाह के बिना राजा काम नहीं करता था, और सीनेटर्स जो करते थे वो आर्मी को ज्यादातर पसंद नहीं आता था। तो ये इन दोनों में थोड़ी आपस में खींचातानी रहती थी। Thus it can be said that the emperor, aristocracy and the army were the three players in the political history of the empire. Succession to the throne in the Roman Empire. अब ये जो रोमन एम्पायर था उसका एक राजा होता था, तो कौन बनता था? फैमिली डिसेंट, इधर नेचुरल और अडॉप्टिव। ये फैमिली दर फैमिली शिफ्ट होता रहता था, राजा उसका बेटा जो बनता था, लेकिन सिर्फ उसका सगा जो खुद का बेटा है वही राजा बने ऐसा जरूरी नहीं था, वो अडॉप्टिव भी हो सकता था। जैसे जो ऑगस्टस एज शुरू हुई थी ना, जो पहला राजा था ऑगस्टस, उसका जो वारिस था टिबेरियस, वो उसका नेचुरल नहीं था बल्कि अडॉप्टेड सन था। और सेम ऐसा आर्मी में भी चलता था कि एक जो आर्मी ऑफिसर है उसकी जगह उसका बाकी जो खानदान में से उसका बेटा है वो लोग ही लेते थे। वैसा कंसेप्ट इनकी आर्मी में भी चलता था, इसलिए इनकी आर्मी इतनी ज्यादा ट्रेंड थी कि जो ऑलरेडी पहले से ये सब चीजें देखता आ रहा है वही वापस आर्मी में ज्वाइन करेगा। ऑगस्टिन एज। अभी जो ऑगस्टिन एज रोमन एम्पायर 27 बीसीई से शुरू हुआ था, वो किसने शुरू किया था? ऑक्टेवियन सीजर ने। सीनेट की पावर खत्म करके, सीनेट्स जो बहुत ज्यादा प्रभाव डालते थे रिपब्लिकन फेज में, रोमन के रिपब्लिकन फेज में राजा पर, वो ऑगस्टिन एज में खत्म हो गया था। ऑक्टेवियन सीजर डिक्टेटर बन गया और रोमन एम्पायर शुरू हुआ। सीनेट ऑनर्ड हिम विद द टाइटल ऑफ ऑगस्टस, और इसके बाद के बाकी सब राजाओं को भी ऑगस्टस कहा गया था। द रूल ऑफ अर्ली रोमन एम्परर्स। सबसे पहले रोमन एम्परर्स का ये एज था, ड्यूरिंग विच सम फीचर्स ऑफ रिपब्लिकन गवर्नमेंट वर रिटेन्ड। रिपब्लिकन गवर्नमेंट इससे जो पहली थी उसकी काफी फीचर्स अभी भी थी। राजा ने सीनेट की पावर तो खत्म कर दी थी लेकिन फिर भी वो एरिस्टोक्रेट नहीं बना था, मतलब सिर्फ अपनी ही मर्जी से सारा काम करेगा ऐसा नहीं। द ऑगस्टिन एज इज रिमेम्बर्ड एज द एज ऑफ पीस। ऑगस्टिन का जो एज, उससे पहले जो रिपब्लिकन फेज था इसका 27 बीसीई से, उसमें बहुत ज्यादा लड़ाइयाँ होती थी, ईरान के साथ हो रही हैं, और इतना बड़ा जो इन्होंने एम्पायर बना लिया था, धीरे धीरे एक्सटेंड किया था, वो ऐसा लड़ाइयाँ कर करके ही हुआ था। उस टाइम तक ये एम्पायर जब शुरू हुआ तब तक काफी एम्पायर जो फैला था वो स्टेबल भी हो गया था, और उसमें पहले के मुकाबले जो एक्सटर्नल वॉरफेयर होते थे वो काफी कम हो गए थे। तो ऑगस्टिन एज को इसलिए एज ऑफ पीस भी कहा जाता है। इट ब्रॉट पीस आफ्टर डिकेड्स ऑफ इंटरनल स्ट्राइफ एंड सेंचुरीज ऑफ मिलिटरी कॉन्क्वेस्ट। बहुत सारे कॉन्क्वेस्ट काफी लंबा फैल गया था, वहां पर इन्होंने थोड़ा थम गए थे, इंटरनल और एक्सटर्नल वॉरफेयर स्ट्राइक्स वगैरह भी काफी कम हो गए थे उस टाइम पे। एडमिनिस्ट्रेशन इन द वास्ट रोमन एम्पायर, ये इतना फैल गया था तब तक, तो इतने बड़े एम्पायर का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो कैसे होता था? प्रोविंसेस के थ्रू। ये बहुत सारे छोटे छोटे प्रोविंसेस डिवाइड कर दिए थे। द वास्ट रोमन एम्पायर वाज कंट्रोल्ड एंड एडमिनिस्टर्ड विद द हेल्प ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जो
मेन सिटीज थी, इनकी बड़ी बड़ी सिटीज थी, उनको आसपास के गांव को भी ऑर्गेनाइज करने के लिए, वहां से टैक्स करने के लिए सेंटर बना दिया था, प्रोविंस का सेंटर बना दिया था। ऑल द टेरिटरीज ऑफ द एम्पायर वर ऑर्गेनाइज्ड इनटू प्रोविंसेस एंड वर सब्जेक्ट टू टैक्सेशन। Carthage, Alexandria, Antioch that lined the shores of Mediterranean were the foundation of imperial system. ये तीन जो में बाकी एम्पायर्स में से भी ये जो तीन सबसे मजबूत एम्पायर्स में से थे। एलेक्जेंड्रिया इधर आता है, एंटियोक इधर आता है और कैथरेज लगभग इधर आता है। तो ये मेडिटेरेनियन सी के शोर्स पे आते थे, मतलब बिल्कुल किनारे पे आते थे। और एम्पायर, और इधर तो रोम हो ही जाता है, तो पूरे एम्पायर को ये मैनेज करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। It was through these cities that the government was able to collect tax from the provincial countryside, which generated much of the wealth. इन बड़ी बड़े सिटीज के थ्रू ही बाकी आसपास के सभी प्रोविंसेस से भी टैक्स कलेक्ट करने में रोमन एम्पायर में मदद होती थी, और इनका बहुत सारा जो वेल्थ था इन्हीं टैक्सेस के थ्रू आता था। This shows that the local upper class was actively involved with the Roman state in administering their own territories and collecting taxes from them. अब जो लोकल अपर क्लास थी रोमन एम्पायर में, वो इन सब में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। ये जो टैक्स कलेक्ट करते थे, ऑफिसर्स वगैरह बनते थे। सीनेट्स तो खत्म, काफी कम हो गई थी उनकी पावर ऑगस्टिन एज में, रिपब्लिकन एज के बाद से। तो जो लोकल अपर क्लास था वो धीरे धीरे ऊपर आया सेकेंड और थर्ड सेंचुरी में। और ये क्या काम करते थे? ऑफिसर्स थे इस क्लास के लोग, दैट एडमिनिस्टर द प्रोविंसेस एंड कमांडेड द आर्मी, अपने एरिया की आर्मी को और प्रोविंस को एडमिनिस्ट्रेट करते थे। दस दे बिकम द न्यू एलाइट्स। सीनेट्स के बाद ये अपर क्लास जो थी वो नए एलाइट के रूप में उभरी रोमन एम्पायर में। दे कंट्रोल्ड द आर्मी एंड लुक्ड आफ्टर द प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन को देखती थी, उसके ऑफिसर्स ये बन गए थे। They became much more powerful than the senatorial class because they had the backing of the emperors. Senatorial class से ज़्यादा पावरफुल थे ये लोग, क्योंकि इनके पास एम्पेरर का सपोर्ट भी था, सीनेट को जबकि इतना नहीं था। Emperor Gallienus consolidated their rise to power by excluding senators from military command. एक एम्पेरर ऑगस्टिन एज का एम्पेरर गैलेनियस था, इसने सीनेटर्स की जो पावर थी, जो मिलिट्री को कमांड करते थे सीनेटर्स, उसको सीनेटर्स से छीन लिया था। He did this in order to prevent control of the empire from falling into their hands, क्योंकि वो इतने ज़्यादा पावरफुल होते जा रहे थे, मनमानी करते थे कि ये एम्पायर को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर रहे थे। तो वो उनसे पावर लेने के लिए ऑगस्टिन एज के राजाओं ने ऐसा किया था। मीनिंग ऑफ रोमन सिटी, जो रोमन शहर थे उनकी क्या खासियत थी? एन अर्बन सेंटर विद इट्स ओन मजिस्ट्रेट्स, सिटी काउंसिल एंड अ टेरिटरी कंटेनिंग विलेजेस अंडर इट्स जुरिसडिक्शन। इस तरीके की जितनी जितनी सिटीज थी सारे प्रोविंसेस में, इनका खास काम क्या था? अर्बन सेंटर्स तो थे ही, इनके अलग से मजिस्ट्रेट्स होते थे एडमिनिस्ट्रेशन देखने के लिए, कामकाज देखने के लिए वहां का, और अलग से इनकी सिटी काउंसिल होती थी एक फिक्स टेरिटरी के साथ, और आसपास के जो गांव थे उसका भी सारा एडमिनिस्ट्रेशन जुरिसडिक्शन सारा का सारा ये अर्बन सेंटर्स ही देखते थे। The villages could be upgraded to the status of city and vice versa, generally as mark of favor from the emperor. अगर कोई सिटी उस तरीके से ठीक से एडमिनिस्ट्रेट नहीं कर पा रही है, या फिर कोई विलेज बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है, तो इनको आपस में ऐसे एक्सचेंज भी कर दिया जाता था। किसी विलेज को सिटी के लेवल तक पहुंचा देता था, या फिर कोई सिटी उतना पावरफुल तरीके से सही तरीके से काम नहीं कर रही है तो उसको हटा के दूसरी जगह शिफ्ट कर देते थे। ठीक है। एडवांटेजेस ऑफ लिविंग इन द सिटी ऑफ रोमन एम्पायर। अब ये जो बड़ी बड़ी सिटीज थी एडमिनिस्ट्रेशन की जो हब थी, ये इनका यहाँ पर रहने का क्या फायदा था? Advantage of living in the city was that it might be better provided for during food shortages and famines in the countryside. सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन यहीं से कंट्रोल होता था, तो अगर कुछ प्रॉब्लम होती थी, फैमिन होता था, फूड शॉर्टेज होती थी, सूखा वगैरह पड़ता था, तो यहाँ पर सबसे पहले फूड प्रोवाइड होता था, लोगों को सुविधाएं सबसे पहले यहाँ पर पहुँचाई जाती थी।
द सिटीज हैड पब्लिक बाथ भी यहाँ पर थे, बहुत सारी और भी पब्लिक बिल्डिंग्स यहाँ पर थी। अर्बन पॉपुलेशन इंजॉयड अ हाई लेवल ऑफ एंटरटेनमेंट। जो अर्बन पॉपुलेशन थी, शहरी जीवन था उनका, और ज्यादा एंटरटेनमेंट भरा हुआ था बाकी जगह से। स्ट्रक्चर ऑफ फैमिली, अब रोमन एम्पायर के कल्चरल और फैमिली स्ट्रक्चर, उनके रहन सहन जीवन पे भी थोड़ा ध्यान देते हैं, कैसे वो लोग रहते थे, क्या खाते पीते थे। There were widespread prevalence of nuclear family. एकल परिवार वहाँ पर था, माँ पिता और बच्चे ये अलग रहते थे। Adult son didn't live with their parents. शादी होने के बाद जो बेटा था वो अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रहता था, ऐसा अच्छा नहीं माना जाता था कि शादी होने के बाद एक बेटे को अपने पेरेंट्स के साथ ही रहना चाहिए या अपने बाकी भाइयों के साथ रहना चाहिए। तो शादी होने के बाद वो अलग रहना शुरू कर देते थे। उनकी फैमिली में हस्बैंड वाइफ बच्चों के अलावा स्लेव्स भी होते थे। स्लेव्स वर इंक्लूडेड इन द फैमिली। अगर उनके पास स्लेव्स होते थे तो वो उनकी फैमिली का हिस्सा होते थे, नौकर। स्टेटस ऑफ वुमेन, औरतों की क्या स्थिति थी रोमन एम्पायर में? द वुमेन एंजॉयड कंसिडरेबल लीगल राइट्स इन ओनिंग एंड मैनेजिंग प्रॉपर्टी। जो औरतें थी रोमन एम्पायर की, उनको प्रॉपर्टी राइट्स थे, वो अपने प्रॉपर्टी अलग से रख सकती थी। दे वर मैरिड ऑफ इन द लेट टीन्स और अर्ली 30s। उनकी जो शादी होती थी टीनेजर के बाद होती थी, जल्दी नहीं होती थी। अरेंज मैरिज होता था उस टाइम पे। वुमेन वर ऑफन सब्जेक्ट टू डोमिनेशन बाय देयर हस्बैंड्स। इन सब के बावजूद भी लेकिन जो औरतें होती थी वो अपने हस्बैंड के अंडर ही रहती थी, उसके कहे के अनुसार ही घर में काम होता था, यानी कि जो फैमिली का हेड होता था वो आदमी होता था। वाइफ्स वर इवन बिटन अप बाय देयर हस्बैंड्स। डोमिनेशन हस्बैंड्स का, आदमियों का इतना ज्यादा था कि वो औरतों पर हाथ भी उठाते थे, उनको मारा पीटा भी करते थे। मतलब घर पे the typical form of marriage was one where the wife didn't transfer to her husband's authority but retained full rights in the property of her natal family. पिता जो होता था उसमें, जैसे अपनी सोसाइटी में होता है कि जो वारिस होता है जायदाद का वो बेटा होता है, रोमन फैमिली में जो बेटी भी होती थी उनको भी जायदाद का हिस्सा मिलता था, उनको बराबर वारिस माना जाता था। अपना जो प्रॉपर्टी था वो हस्बैंड को ट्रांसफर नहीं करती थी, और अपना अलग से प्रॉपर्टी राइट्स वो रख सकती थी। वुमेन रिमेन द प्राइमरी आयर टू फादर्स प्रॉपर्टी आफ्टर मैरिज। शादी के बाद फादर की अगर मृत्यु हो जाती है या फिर अपनी खुद की शादी के बाद भी औरतों को अपने पिता की जायदाद में से सबसे पहला हिस्सा उनको दिया जाता था। यहाँ पर जैसे बेटों को दिया जाता है वैसे वहाँ पर बेटियों को भी दिया जाता था, औरतों को भी होता था। डाइवोर्स वाज इजी फॉर बोथ मैन एज वेल एज वुमेन। अगर अलग से जो वाइफ हस्बैंड रहते थे शादी के बाद, अगर उनको प्रॉब्लम होती थी उनकी शादी में, तो वहाँ पर डाइवोर्स लेना कोई मुश्किल काम नहीं था। आदमी और औरत दोनों को अलग से बहुत इजीली डाइवोर्स मिल जाता था अलग रहने के लिए। लिटरेसी कैसी थी रोमन एम्पायर में? द रेट ऑफ लिटरेसी वेरिड ग्रेटली बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एम्पायर। एम्पायर इतना बड़ा था, अलग अलग जगह पर बहुत अलग अलग भाषाएं बोली जाती थी, और उनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन लैंग्वेज थी वो अलग थी, तो वो भी सभी लोगों को आए ऐसा जरूरी नहीं था। तो कैजुअल लिटरेसी रेट था। लिटरेसी वाज वाइडस्प्रेड इन आर्मी ऑफिसर्स, स्टेट मैनेजर्स एंड सोल्जर्स। जो आर्मी के लोग हैं, सोल्जर्स हैं, अपर क्लास के लोग हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन का या फिर पॉलिटिकल एक्टिविटीज का पार्ट है, उनमें तो लिटरेसी बहुत ज्यादा थी। उनको ये आना तो था ही, कॉमन बात है, ये तो उनको पता ही होता था, पढ़ाई लिखाई और ये दोनों मेन जो लैंग्वेजेस थी। लेकिन बाकी जो लोकल जनता थी उसमें ठीक ठाक था, एग्जिस्टेड एंड इट वेरिड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अलग अलग, मतलब बहुत बड़ी सिटी है, ज्यादा कोई बहुत बड़ा सेंटर है तो वहाँ के लोग ज्यादा लिटरेट होंगे गांव की अपेक्षा। देयर वाज अ वॉल इन पॉम्पी, शहर है एक, वहाँ पर एक वॉल है जिसपे एडवर्टाइजमेंट और ग्राफिटी ऐसा बना हुआ था, किसी चीज का एडवर्टाइजमेंट है, विच इंडिकेट्स हाई लेवल ऑफ कैजुअल लिटरेसी। तो ये दीवारों पर किसी एडवर्टाइजमेंट के तौर पर लिखा गया है तो लोग पढ़ सकते हैं, इसीलिए वो लिखी हुई चीज। कल्चरल डाइवर्सिटी,
इतना बड़ा रोमन एम्पायर था तो ऑब्वियसली कल्चरल डाइवर्सिटी, वो लोग अलग अलग खाते थे, अलग अलग उन लोगों का पहनावा था, अलग अलग लैंग्वेजेस थी। डाइवर्सिटी ऑफ रिलीजियस कल्ट्स एंड लोकल डाइटीज, वो भी उनके जो कुल देवता होते हैं, लोकल डाइटीज होते हैं जिनकी वो पूजा करते थे, वो भी सबके अलग अलग थे। और रिलीजियस बिलीव्स भी, प्रैक्टिसेस भी सब अलग थी। प्लूरलिटी ऑफ लैंग्वेजेस दैट वाज स्पोकन, बहुत सारी भाषाएं बोली जाती थी अलग अलग रीजन में। और स्टाइल ऑफ ड्रेसेस, उनकी ड्रेस का स्टाइल भी अलग अलग रीजन में अलग अलग होता था। द फूड द पीपल एट, अलग अलग जगह पर अलग अलग मिट्टी है, अलग खाना उगता है, तो वो खाना भी अलग अलग तरीके का खाते थे। फॉर्म्स ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन, किस तरीके से उनकी सोशल ऑर्गेनाइजेशंस है, परिवार है, समाज व्यवस्था है, वो भी सबका अलग अलग था। एंड देयर टाइप्स ऑफ सेटलमेंट ऑल रिफ्लेक्टेड कल्चरल डाइवर्सिटी, उनके जो सेटलमेंट्स है, गांव शहर किस तरीके से बसे हुए हैं, कैसे घर हैं, वो भी एक नहीं था, सब कुछ अलग अलग था अलग अलग रीजन में। ऑब्वियसली इतने 3 कॉन्टिनेंट्स में इतना एम्पायर फैला हुआ है तो सिमिलैरिटी हो ही नहीं सकती है, बहुत ही ज़्यादा वास्ट डाइवर्सिटी थी। डिफरेंट लैंग्वेजेस वर स्पोकन इन डिफरेंट एरियाज, अलग अलग जगह पर अलग अलग भाषाएं बोली जाती थी। मोस्ट ऑफ द लिंग्विस्टिक कल्चर्स वर प्योरली ओरल, एटलीस्ट अंटिल अ स्क्रिप्ट वाज इन्वेंटेड फॉर देम, जिसमें से जो लोकल भाषाएं थी ज़्यादातर ओरल थी, सिर्फ बोली जाती थी, लिखी नहीं जाती थी, जब तक के लिए उन्होंने अपनी खुद की बोली के लिए अलग एक स्क्रिप्ट नहीं इन्वेंट कर ली थी। एज लेट एज फिफ्थ सेंचुरी तक अर्मेनियन रिटर्न फॉर्म इन लोगों के लिए आई थी। इन अदर एरियाज द स्प्रेड ऑफ लैटिन, और जहाँ पर नहीं था तो लैटिन इन लोगों के लिए रिटर्न फॉर्म लैंग्वेज की थी ही, जहाँ पर ये लिखी हुई भाषा को पढ़ सकते थे, वो लैटिन थी। तो इस का पार्ट जो है हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, पूरे 30 मिनट का हो जाता है यहाँ पर वीडियो। सेकेंड पार्ट हम बाकी जो लेट रोमन एम्पायर का, फॉल ऑफ रोमन एम्पायर के बाद का हिस्सा है, वो सेकेंड पार्ट में हम देखेंगे। तो ठीक है, यहीं पर हम चलते हैं। जाने से पहले आप अगर भूल गए हैं सब्सक्राइब करना चैनल को, तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा। लाइक कीजिए वीडियोस को, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। नमस्ते, बाय बाय, फिर